सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। आज के सेशन का पार्ट है परख। और आज हम परख के रिगार्डिंग आपसे चर्चा करेंगे कि आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आलोक में परख की क्या महत्ता है। हम सभी अवगत हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति जो 10+2+3 पर आधारित थी, वह काफी लंबे अरसे से चली आ रही है और आज 2020 के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने लागू किया है, जिसका आधार एनसीएफ 2023 है और एनईपी 2020 है। हम सभी शिक्षक साथी इस बात से अवगत हैं कि जो पहले 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का मॉडल था, उसे बदलकर 5334 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें जो शुरू का 5 है वह नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है। उसके बाद क्लास 3, 4 और 5 को ऊपर के +3 में रखा गया है। 6, 7 और 8th क्लास को अगले ग्रेड के 3 में रखा गया है और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को लास्ट के 4 में रखा गया है। यहां पर ध्यातव्य है कि एक नए शब्द को जोड़ा गया जिसका नाम है ग्रेड, जबकि आज के पहले क्लास शब्द का प्रयोग होता था। क्लास थोड़ा सा नकारात्मक शब्द लगता है, तो शिक्षा विभाग ने इसके बदले एक सकारात्मक शब्द ग्रेड की शुरुआत की। हम यह जानेंगे कि परख क्या है। सबसे पहले यदि हम स्क्रीन पर देखें तो यहां हमें 2 शब्द दिखाई पड़ेंगे। एक है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, समग्र प्रगति कार्ड, और दूसरा है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और विश्लेषण। अब आप लोग कहेंगे कि यह तो शुरू से होता हुआ आ रहा है। निश्चित तौर पर कोठारी कमीशन ने ही अपने समय में इतना प्रयोग कर लिया था कि उससे अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता बाद में कभी नहीं पड़ी। आज भी यदि हम कोठारी कमीशन के प्रावधानों को देखते हैं तो शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते हम यह निश्चित तौर पर देखते हैं कि उसका बहुत कम हिस्सा ग्राउंड लेवल तक पहुंचा। तो वर्तमान में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि क्योंकि इतिहास में, अतीत में जो कमियां रह गई, जिसके कारण उन नीतियों को ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं किया जा सका, इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका, उसे पुनः इंप्लीमेंट करने की कवायद शुरू की जाए, कोशिश की जाए। और वर्तमान सदी में भारत को जिस स्तर में होना चाहिए, भारत के बच्चों को, अभ्यर्थियों को जिस स्तर में होना चाहिए, उस स्तर को अचीव करने का प्रयास किया जाए। उसी के आलोक में परख की शुरुआत की गई। इसमें जो समझने योग्य बातें हैं उसकी श्रृंखला बहुत बड़ी है। यदि मैं इस ट्रेनिंग सेशन को लगातार एक वीडियो में बनाऊं तो वह वीडियो लगभग 10 घंटे की होगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि शॉर्ट में लगभग 40 मिनट के एक वीडियो में आपको आज यह बताया जाए कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन से स्तर हो सकते हैं, कौन कौन सी योग्यता के स्तर हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से कैरिकुलम गोल्स हो सकते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटेंसी लेवल हो सकते हैं। इस सभी बातों पर समग्रता के साथ आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इस पीपीटी को आप गौर से देखिए। व्हाट इज द रोल इन द इंडियन एजुकेशनल लैंडस्केप, भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में इसकी क्या भूमिका है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, समझते हैं। पहला है बड़े पैमाने पर आकलन, लार्ज स्केल असेसमेंट्स, एस्टैब्लिशिंग असेसमेंट स्टैंडर्ड, आकलन मानकों की स्थापना। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर असेसमेंट, इवोल्यूशन एंड रिसर्च, आकलन, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए क्षमता का निर्माण। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स की समानता। आप देखते हैं कि एक तरफ जैसे सीबीएसई है, उसका अलग ग्रेडिंग सिस्टम है, स्टेट बोर्ड का अलग सिस्टम है, प्रश्न के स्तर अलग अलग हैं, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम अलग अलग है, जो कंटेंट है उसमें डेप्थ का अंतर है। तो इन सभी चीजों को एक मानक पर लाने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है
जिसका समग्र रूप से नाम परख है। और इसमें छात्र का एक लगभग 50 पेज का एचपीसी तैयार होगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार होगा, जिसके आलोक में आज हम यहाँ बैठे हैं और इस ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। ध्यातव्य है, जैसे जो आप में से साइंस बैकग्राउंड के अध्यापक होंगे वह जानते होंगे कि एक समय में पूरी दुनिया के मात्रकों को एकीकृत करने के लिए एसआई पद्धति की शुरुआत की गई थी। आप उसी का पर्याय इसे मान सकते हैं कि जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग असेसमेंट की पद्धति है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और छात्र का समग्र मूल्यांकन करना ही इसका उद्देश्य है। हम अगले पेजेस में चलेंगे तो आपको नई शिक्षा नीति में जो ग्रेड का डिजाइन है वो 5334 के रूप में आपको दिखेगा, जिसमें शुरू का जो 5 है वह क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे इस कड़ी में आप यह देखेंगे ऊपर का जो 3 है वो तीसरा, चौथा और 5वां क्लास है जो आज चलता है। उसके बाद जो 3 है वह मिडिल स्टेज है। तो यदि मैं इसका नामकरण करना चाहूं तो मैं इस तरह से इसका नामकरण कर सकता हूं, जैसे कि इसमें चर्चा भी की गई है कि जो शुरू का 5 है इसको कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज, शुरू का 5। उसके बाद जो 3 है इसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद जो 3 है इसे कहते हैं मिडिल स्टेज। और लास्ट का जो 4 है इसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसको बिल्कुल ही याद रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे विद्यालय में इसी प्रारूप से ग्रेडिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा और छात्रों का प्रमोशन एक से अगले ग्रेड में होगा। वर्तमान में जो मैकाले की वो नीति लागू है 10+2+3, जो कोठारी कमीशन के बाद तक आधार रहा और वर्तमान तक आधार है, यह बंद कर दिया जाएगा। तो आप सभी को नए ग्रेड से एमिकेबल हो जाना है, फ्रेंडली हो जाना है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जो हमें निश्चित तौर पर समझना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 बातें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके रिगार्डिंग कुछ पीपीटीज मैं ग्रुप तक शेयर कर दूंगा, जिसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। हम विषय वस्तु को 4 भाग में बांटकर देख सकते हैं। एक भाग में लैंग्वेज आ सकता है, दूसरे भाग में सोशल साइंस आ सकता है, तीसरे में साइंस आ सकता है और चौथे में मैथमेटिक्स आ सकता है। 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। इस बार जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आप जाकर देखेंगे तो कहीं बीच में वहां पर क्या है कि लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं और कैरिकुलर गोल्स दिए हुए हैं और कॉम्पिटेंसीज दी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब से हर एक अध्यापक को, चाहे वह विषय अध्यापक हो अथवा भाषा अध्यापक हो अथवा सब्जेक्ट में सोशल या फिर साइंस या मैथ्स के अध्यापक हो, उनको अपनी डायरी में उसके कोड लिखने होंगे। हर एक सीजी का, हर एक कॉम्पिटेंसी का, लर्निंग आउटकम्स का अपना कोड दिया हुआ है। जब आप छात्रों का रिपोर्ट तैयार करेंगे तो आपको या तो वह कोड बगल में रखना पड़ेगा या डायरी रखनी पड़ेगी और उसमें से देखकर उस कोड को टिक करना पड़ेगा कि जो लेसन आपने शुरू किया उस लेसन में अभ्यर्थी ने किस चीज को अचीव किया है, किस कैरिकुलर गोल को अचीव किया है, किस कॉम्पिटेंसी को अचीव किया है, किस लर्निंग आउटकम को अचीव किया है, उसके कोड को टिक करना होगा। तो अच्छा होगा कि यदि अभी से आप प्रयास करते हैं तो मुंह जवानी आपको याद हो जाएगा और फिंगर टिप्स पर यदि याद हो जाएगा तो इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। तो इसको सभी ध्यान में रखकर चलें। इसके रिगार्डिंग जो कोड्स हैं वो कोड्स मैं आपके समक्ष कुछ टाइम बाद इसी पीपीटी में प्रस्तुत कर दूंगा और इसे ग्रुप में शेयर भी कर दिया जाएगा, जिसे आप देख लेंगे। अभी हम चलते हैं अन्य बिंदुओं की तरफ जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यालय में चूंकि 6 से 12 का विद्यालय होने के नाते हमें मिडिल स्टेज से विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। हमें फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी को फिलहाल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा इस सेशन की लंबाई काफी बढ़ जाएगी। हम एनईपी 2020 को देखते हैं। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक, जो मुख्य रूप से रट कर याद करने के कौशल को ही जांचता है, से हटाकर
नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा। यानी जो नई शिक्षा नीति है उसमें केवल रटने की बात को थोड़ी कम वरीयता दी गई है। ऐसा नहीं कि याद नहीं करना है, याद करने का अपना अलग महत्व है, लेकिन केवल याद करने को रोका जा रहा है और यहां पर छात्र के नियमित रचनात्मक आकलन को ध्यान में रखते हुए दक्षता को अधिक जोर दिया जा रहा है। हमारे विद्यार्थियों में सीखने और उनके विश्वास को बढ़ावा देने की दिशा में हमें काम करना है, ठीक है। और लॉजिकल थिंकिंग, अवधारणात्मक स्पष्टता और विश्लेषण पर हमें ध्यान देना है। तो इन बातों से हमें दिख रहा है कि जो पुराना ट्रेंड था उसमें शिक्षा मंत्रालय कुछ बदलाव चाहती है और इस बदलाव की अपेक्षा शिक्षा विभाग में कार्यरत हर एक एम्प्लॉय से रखी जाती है जो किसी न किसी पद पर अपना योगदान देते हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में हम और बातों को यहां जानेंगे। जो एचपीसी कार्ड है इसमें सबसे पहला पॉइंट है, प्रोवाइड्स अ 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होलिस्टिक रिपोर्ट ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस। विद्यार्थी की प्रगति की 360 डिग्री बहुआयामी समग्र रिपोर्ट प्रदान करता है यह कार्ड। इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में एक सर्कुलर आने वाला है, उस सर्कुलर में देखेंगे आप कि हर एक बच्चे के नाम से एक 40 पेज का रिपोर्ट कार्ड होगा और उसमें उस बच्चे की पूरी जन्म कुंडली होने वाली है। और महत्वपूर्ण यह है कि अध्यापक, संबंधित अध्यापक उस पूरे रिपोर्ट कार्ड को, उसमें कुछ एक्टिविटीज है उसके बेसिस पर भरेंगे। तो यह ट्रेनिंग हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने एक एक कॉन्सेप्ट को यहां क्लियर कर लें, ताकि जब हम एचपीसी कार्ड भर रहे हों तो हमें किसी व्यवधान का सामना न करना पड़े। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वह होलिस्टिक कार्ड आपके विद्यालय के जो प्रभारी होंगे, परख के प्रभारी, वो अपने लेवल से उस होलिस्टिक कार्ड को जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें बनाकर शिक्षा मंत्रालय को संप्रेषित करेंगे। और आप देखेंगे, आज ही जाकर देखिए मोबाइल में एनसीईआरटी में एक 3 डॉट है जिसको टच करेंगे तो परख का कॉलम ओपन होता है। वहां पर पूरे देश के सभी राज्यों के रिपोर्ट्स दिए हुए हैं और आने वाले समय में प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से यह रिपोर्ट अपलोड किया जाना है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि उस रिपोर्ट में विद्यालय की समीक्षा भी होगी, प्रोग्रेस का ग्राफ भी देखा जाएगा और यदि उसमें कोई ऐसा क्लिंक पाया जाता है तो उस पर भी हमारा विभाग हमसे जरूर वार्ता करेगा और सुधार की अपेक्षा रखेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट की अपेक्षा रखेगा। जैसे कि एक विधिवत प्रक्रिया है जिससे आप सभी अवगत हैं, उसका हमें सामना करना ही पड़ेगा। यदि हम इसमें पीछे हो जाते हैं, यदि हम इसमें अव्वल हो जाते हैं तो हम पुरस्कार के पात्र होंगे और हमें आदर्श मानते हुए अन्य को इसका उदाहरण दिया जाएगा और निश्चित तौर पर यह पूरा रिपोर्ट यूएन में जाके पेश होता है, ठीक है। तो उस लेवल में जब ये रिपोर्ट्स जाते हैं वैश्विक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं भारत शिक्षा के क्षेत्र में किस पायदान पर है यह परिलक्षित होता है और यह वैश्विक है, यह केवल अब राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत नहीं रह गया। इसको ध्यान रखा जाए। विद्यार्थियों को अपनी सीखने की यात्रा का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है, बहु विषय गतिविधियों को विकसित करने में सहायता करता है। देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी शब्द और इंटर सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ड आजकल काफी चर्चा में है। इसको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ते हुए शिक्षा देनी है। वैसे आप सबने एआरटी की मीटिंग्स में इस बात पर जरूर चर्चा की है, तो मैं इसकी चर्चा करना यहां उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि पूर्व से ही हमारे सभी विद्वान साथी इससे परिचित होंगे। इससे अध्यापक प्रशिक्षण और अध्यापक आत्मचिंतन सुगम बनाने में सहायता मिलती है। आने वाले टाइम में जो टीचर्स ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग का आधार भी नई शिक्षा नीति को माना जाएगा और एचपीसी को वहां वरीयता दी जाएगी जिसका आधार परख होगा। हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब एक बात को सदैव ध्यान में रखेंगे, असेसमेंट रूब्रिक्स में 3 शब्द इस बार जोड़े गए। क्या क्या जोड़ा गया? उन 3 शब्दों को आप देखिए। अब जो हम असेसमेंट करेंगे परख के लिए, उसमें 3 प्रकार के प्रश्न का डिजाइन होगा। पहला है अवेयरनेस बेसिस पर क्वेश्चन, जागरूकता के आधार पर, इसको ध्यान रखना है। इसमें दूसरा जो टाइप होगा वो है सेंसिटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, संवेदनशीलता आधारित प्रश्न होंगे। और इसका जो तीसरा है आधार वो है क्रिएटिविटी बेस्ड, रचनात्मकता के आधार पर।
और इसमें भी छात्रों का 3 स्तर होगा। जैसे अवेयरनेस में क्या होगा, या तो छात्र बिगिनर पर होगा, या प्रोफिशिएंट पर होगा, या एडवांस लेवल पर होगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि सेंसिटिविटी के स्तर पर भी क्या होगा, बिगिनर पर या तो छात्र होगा, या छात्र प्रोफिशिएंट लेवल पर होगा, या छात्र एडवांस लेवल पर होगा। सेम जो अगला है क्रिएटिविटी, इसमें भी 3 स्तर होंगे छात्र के, बिगिनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड, और सबके अपने अपने ग्रेडिंग है। मैं इसके अगले वाले सेशन में आपके समक्ष वो ग्रेडिंग वाला कार्ड भी लाऊंगा, जिसमें किस पर कितना ग्रेडिंग अंक देना है और अंतिम रूप से ग्रेड को ऐड करके किस तरह से रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं, फंडामेंटल को समझ लेते हैं। अब हम यह समझेंगे कि जो छात्र का 3 अलग-अलग स्तर है, बिगिनर, प्रोफिशिएंट और एडवांस्ड, इसमें क्या क्या बातें होंगी। तो प्रारंभिक स्तर पर उस विद्यार्थी को रखा जाएगा जो कक्षा गतिविधि के दौरान अपनी उम्र और कक्षा के अनुसार प्रदर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस बच्चे का आईक्यू स्तर या तो कम है, या किसी और समस्या के कारण उसे व्यवधान आ रहा है, अपने पीयर ग्रुप के बच्चों से पीछे है, उसको 1 में रखेंगे। यह स्तर बालक को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता का सुझाव देता है ताकि वह सफल प्रदर्शन की दिशा में अग्रसर हो सके, तो वो बिगिनर कहलाएगा। इसके बाद प्रोफिशिएंट कौन होगा? तो कुशल स्तर वह होगा कि शिक्षार्थी ने किसी गतिविधि विशेष में अपनी क्षमता के सफल प्रदर्शन की दिशा में कुछ प्रगति की है, परंतु उस प्रगति को गतिविधि को पूरा करने के लिए विद्यार्थी को अभी अपने अध्यापक और सहपाठी की मदद लेनी पड़ती है। यानी कर तो लेता है, लेकिन या तो अपने सहपाठी की मदद से कार्य कर पा रहा है, ठीक है, या शिक्षक की मदद से कर पा रहा है। इस कंडीशन में उसे प्रोफिशिएंट माना जाएगा, कुशल माना जाएगा। एक स्तर है उन्नत, एडवांस्ड, इसको भी समझ लीजिए। किसी विशेष गतिविधि में सफल प्रदर्शन का सूचक है। यह उस स्थिति का प्रतीक है जहां किसी विशेष गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शिक्षार्थी को बहुत कम या बिल्कुल भी बाहरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से गतिविधि को करने में सक्षम है, तो वह छात्र एडवांस के स्तर में है। यानी हमने 2 बात की, क्वेश्चन के 3 प्रकार होंगे, छात्र के 3 लेवल होंगे तीनों क्वेश्चन में। पहला प्रकार क्या होगा क्वेश्चन में? तो पहला जो प्रकार होगा उसको आप दोबारा यहां से एक बार देख सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन, जागरूकता पर आधारित प्रश्न। जो दूसरा टाइप होगा वो होगा सेंसिटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो संवेदनशीलता पर आधारित प्रश्न है। और जो तीसरा प्रारूप होगा वो होगा क्रिएटिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन। और तीनों प्रकार के प्रश्न में छात्र के 3 स्तर होंगे, ठीक है। यानी हम एक तरफ ऊपर से नीचे तक क्या करेंगे, प्रश्न लिखेंगे, दूसरी तरफ बाएं से दाएं की ओर छात्रों के लेवल को लिखेंगे और छात्र का ग्रेड कार्ड बन जाएगा। आगे उसका भी एक मॉडल है जो आप सभी को दिखाएंगे। और आपने यदि आज इन बातों को समझ लिया तो सेशन को सफल माना जाएगा। हम आगे चलेंगे, इसमें और बिंदुओं को देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में क्लास 6 से लेकर 12 तक है, तो निश्चित तौर पर हम मिडिल स्टेज को ही प्रेफर करेंगे। बाकी स्टेजेस हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण वर्तमान में नहीं है। मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूं, ये एक्टिविटी थोड़ा नीचे है अगले स्लाइड में, और उसके बेसिस पर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से असेसमेंट परख में होता है। अभी ये प्रारंभिक स्तर वाला है, इसके बाद मिडिल वाला आ जाएगा। ये देखिए मिडिल वाला आ गया, एचपीसी एट मिडिल स्टेज। क्योंकि अभी परख को 3 स्तरों पर फिलहाल लागू किया गया है। सबसे पहला स्तर है फाउंडेशनल, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहला और दूसरा क्लास, जिसका नाम है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2।
इसका जो दूसरा लेवल है उसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, ग्रेड 3, 4, 5। उसके बाद है ग्रेड 6, 7, 8 मिडिल स्टेज। आज हम मिडिल को देखने वाले हैं और इसी के तर्ज पर आप अगले स्टेज की भी कल्पना कर सकते हैं कि वो इस प्रकार का ही होगा, लगभग ऐसा ही है। इसमें एक एक्टिविटी को देखिए कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसे बनता है। इसमें कई पार्ट्स हैं और एक बच्चे का जो कार्ड बनेगा उसके इतने सारे पार्ट होंगे जो सामने दिए हुए हैं और यह लगभग 40 से 50 पेज के आसपास का है एक बच्चे का। निश्चित रूप से टाइम टेकिंग है, काफी समय लेने वाला है और इसमें शिक्षक के पास दक्षता होना अति अनिवार्य है, अन्यथा यह कार्य खराब हो सकता है। तो इसमें देखिए एक एक्टिविटी है, ध्यान से देखिए इसको। एक गतिविधि है खिलौना आधारित, इस पर टिक लगा हुआ है। गतिविधि की जो अवधि है वह 80 मिनट की है, यानी 2 पीरियड्स का है, इसको ध्यान रखेंगे। और आवश्यक सामग्री क्या है? विद्यार्थियों ने कला और शिल्प की कक्षा में रानी लक्ष्मीबाई की कठपुतलियां पहले से बना ली हैं। A4 आकार का सीट मौजूद है। झांसी का मानचित्र है यदि पुराना उपलब्ध हो तो, यानी झांसी की रानी शीर्षक है। अब 80 मिनट के समय में क्या सब होना है उसको भी देख लीजिए, स्टेप्स क्या सब होने हैं। गतिविधि का अनुक्रम, भाषा हिंदी, कविता झांसी की रानी, पूर्व अवधारणा। विद्यार्थियों ने पहले ही कविता को कई बार पढ़ लिया है। पूरी कक्षा ने सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने पाठ्य पुस्तक में दिए गए अवधारणात्मक प्रश्नों का भी अभ्यास किया है पहले से। सीखने का प्रतिफल क्या है? लर्निंग आउटकम्स। तो विद्यार्थी कविता का नाटकीय ढंग से वाचन कर सकेंगे और मुख्य पात्र के जीवन काल के दौरान हुई घटनाओं की एक समय सारणी प्रस्तुत कर सकेंगे। ये आउटकम की उम्मीद की जाती है। अब जो हमारा 80 मिनट है, उस 80 मिनट को कैसे डिवाइड करके किन क्षेत्रों में दिया जाएगा उसको देखने की आवश्यकता है। शुरू का जो 10 मिनट है, कविता का संक्षिप्त स्मरण प्लस मुख्य निष्कर्षों के बारे में प्रश्न, कविता के विषय वस्तु और प्रमुख शब्दावली से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए पूरी कक्षा द्वारा इसे जोर से पढ़ना, यह आरंभ के 10 मिनट में होगा। उसके बाद जो 20 मिनट है, विद्यार्थियों को 4 या 6 के समूह में बांटकर कविता को समान रूप से विभाजित किया जाता है। विद्यार्थियों को कविता के अपने अपने खंड के लिए एक समय सीमा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समूह कार्य से पहले अध्यापक को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे और विद्यार्थियों को समय सीमा की संरचना और तत्वों से परिचित होने में मदद करनी होगी। यह अगला 20 मिनट है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगले वाले में चलते हैं। 10 मिनट अध्यापक विद्यार्थियों को उनके प्रस्तुतिकरणों का अभ्यास करने में मदद करें। पाठ से शब्दावली का उपयोग करने, सहायक सामग्री जैसे कि मुख्य पात्रों की कठपुतलियां, स्थानों को इंगित करने के लिए पुराने नक्शे और अन्य सहायक सामग्री का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला 25 मिनट विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के दौरान सहपाठियों को उनके संभावित प्रश्नों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सहपाठी बातचीत और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाना चाहिए। अगला 10 मिनट अध्यापक कविता और गतिविधि को कैसे किया गया इसके बारे में विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें। कविता और पात्र के बारे में अतिरिक्त प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। और लास्ट के 5 मिनट अध्यापक कविता का संक्षिप्त पुनरावलोकन करेगा। यह है आपकी 80 मिनट की एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के बेस पर जो रूब्रिक्स, असेसमेंट रूब्रिक्स बनाएंगे हम, वह कैसा होगा, तो इसको भी देखा जाए। इंग्लिश वाला थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं हिंदी वाले की शुरुआत ही करूंगा। ध्यान से देखिए, असेसमेंट रूब्रिक, आकलन का जो रूब्रिक है, हम इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से एक कॉलम वाला हमारे पास रिपोर्ट कार्ड होगा जो जिसके 4 पेज में आपको आज दिखा देता हूं, शेष इसके 38 पेज बाद में देखेंगे। इसमें
3 स्तर के प्रश्न बन सकते हैं इस एक्टिविटी के बल पर, आधार पर। अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी, जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता। अब देखिए, बिगिनर, प्रोफिशिएंट और एडवांस 3 स्तर हैं बच्चों के। कैसे फाइंड करेंगे कौन कहां पर है? तो यदि जागरूकता के आधार पर प्रश्न पूछेंगे तो यह होगा कि समूह द्वारा तैयार भाषण में समय रेखा के किसी भी मूल तत्व का समावेश नहीं है। यदि इस स्थिति में है तो बिगिनर। यदि टाइमलाइन नहीं है, समूह द्वारा तैयार भाषण में समय रेखा के केवल 1 या 2 पहचानने योग्य तत्व शामिल हैं, जो टाइम इंडिकेटर्स हैं, समय को सूचित करते हैं वहां, तो घटना से समय को जोड़कर यदि बच्चे ने दिखाया तो प्रोफिशिएंट। समूह द्वारा तैयार भाषण में समय रेखा के सभी पहचानने योग्य तत्व शामिल हैं तो एडवांस्ड। तो बच्चा किस स्तर में है, यह आपको स्तर पकड़ना है और उस छात्र या छात्रा के कॉलम में टिक करना है रिपोर्ट कार्ड में। अब सेंसिटिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? विद्यार्थी अपने समूह में अन्य लोगों के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करने में सक्षम नहीं है, यानी जो ग्रुप वर्क किया जा रहा है उसमें छात्र उतना सक्षम नहीं है जितना उसको होना चाहिए, या बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, तो बिगिनर में आ जाएगा वो। इसमें, इस प्रश्न में विद्यार्थी समूह में कार्य करने में कुछ योगदान देने में सक्षम है, यानी ग्रुप में कोऑपरेट कर रहा है, तो किस में आएगा? प्रोफिशिएंट में आएगा, सेंसिटिविटी के लेवल पर। और यदि विद्यार्थी समूह में भाषण देने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है और उसका लीडर भी है, नेतृत्व भी करता है विद्यार्थी, तो एडवांस लेवल में आएगा। उसे सेंसिटिविटी के तौर पर एक एडवांस छात्र माना जाएगा। ठीक है, और सभी के अपने अपने अंक हैं। इसका एक चार्ट आपको दे देंगे जिसमें किस लेवल पर कितना मार्क्स दिया जाना है ये आप दे सकते हैं, और उसका एक जो रिपोर्ट कार्ड है वो ग्रेड के रूप में तैयार हो सकता है। तीसरा है रचनात्मकता। ये क्या है? तो इसमें एक विद्यार्थी अपनी समय रेखा तैयार करते समय सीमित सामग्री और प्रतिबंधित शब्दावली का प्रयोग करने में यदि सक्षम है, यानी लिमिटेड वर्ड्स का प्रयोग कर रहा है, सीमित सामग्री का प्रयोग कर पा रहा है, तो वह क्रिएटिविटी के तौर पर अभी बिगनर है बच्चा। विद्यार्थी अपनी समय रेखा तैयार करते समय कुछ रचनात्मक सामग्री जैसे प्रॉप्स और कुछ विस्तृत शब्दावली का प्रयोग करने में सक्षम होता है, तो इस प्रश्न के दृष्टिकोण से वह प्रोफिशिएंट लेवल पर है। ठीक है, और यदि विद्यार्थी अपनी समय रेखा तैयार करते समय अनेक रचनात्मक सामग्री का प्रयोग करता है, विस्तृत शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, तो बच्चा निश्चित तौर पर क्रिएटिविटी में भी क्या है? एडवांस लेवल पर है। तो इस 3 लेवल को यदि आप आत्मसात करके रखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए आने वाले समय में जब 1 सप्ताह के बाद इसका सर्कुलर जारी होगा और रिपोर्ट कार्ड बनाने की बारी आएगी तो आपको किसी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप उत्तम स्थिति में हो सकते हैं। छात्र जिस लेवल पर है उस पर गोला बनाना है, ध्यान रखिएगा। जैसे जागरूकता वाले प्रश्न में प्रोफिशिएंसी पर है, संवेदनशीलता वाले में एडवांस पर है, रचनात्मकता वाले में प्रोफिशिएंसी पर है। तो जिस लेवल पर विद्यार्थी है, विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में उस लेवल पर एक सर्किल बना देंगे आप, जिससे पता चलेगा कि वो किस स्तर पर है। अब हम सेकेंडरी को फिलहाल हम नहीं देखने वाले हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सेकेंडरी के रिगार्डिंग जब कोई एक्स्ट्रा सर्कुलर आएगा बाद में अलग से तो उसको देखा जाएगा। फिलहाल फोकस मिडिल पर ही ज्यादा रहेगा, तो हमने मिडिल को ही देखने का कार्य किया है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब हमारे लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है वो है कैरिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स, और इन सभी के कोड नंबर। कोड की बड़ी भूमिका है। आपके रिपोर्ट कार्ड में केवल कोड होगा उसका, कि जैसे सोशल साइंस CG1, सोशल साइंस CG7, और आपको उसमें पकड़ना होगा कि छात्र किस पर है, इसका भी एक आकलन होगा। तो एक बार मैं किसी एक विषय में आपको दिखा देता हूं, जैसे आपको SST में ही दिखा देता हूं, बाकी विषयों का भेज देंगे, खुद से देख लीजिएगा उसे। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का ये कट किया हुआ भाग है, हिस्सा है। इस हिस्से को ध्यान से देखिए। इसमें आप देखेंगे CG का मतलब है कैरिकुलर गोल। अब CG1 में क्या आ सकता है, तो याद भी रखना पड़ेगा। कंप्रीहेंड्स एंड इंटरप्रेट्स
sources related to different aspects of human life and makes meaningful interpretations of social reality. यदि इस पर बच्चा आ रहा है, माने यदि ये गोल है किसी प्रश्न में, तो उसका जो कॉम्पिटेंसी होगा उसका कोड है C1.1. क्या हो सकता है? Recognizes multiple sources of information, primary or secondary, to understand the historical, geographical and socio-political aspects of an issue, behavior, practice, belief or event. अब घटना से जोड़ के देख लीजिए, आपके सामने किस तरह का टॉपिक आता है, किस पर क्या फिट बैठता है. तो यदि किसी टॉपिक पर CG1 फिट बैठेगा, तो उसका जो कॉम्पिटेंसी होगा वो ये होगा जिसको अचीव करना है. इसका कॉम्पिटेंसी 1.2 है, comprehends and analyzes data using tables, charts, diagrams and maps representing socio-political, cultural, economic और geographical phenomenon. तो इसको अपने स्तर से थोड़ा देखने की जरूरत है. 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको जिस जिस प्रकार के प्रश्न आप डिजाइन कर पाते हैं अपने मन में, उसमें देखिएगा इसमें से कोई ना कोई कैरिकुलर गोल फिट बैठेगा और उसका जो कॉम्पिटेंसी अचीव करना है वो फिट बैठेगा. तो प्रश्नवार यह बदल सकता है, इसीलिए इस पर विशेष चर्चा की मैं आवश्यकता अभी नहीं समझता हूं. आप इसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझसे निसंदेह पूछ सकते हैं. मैं चाहूंगा कि जैसे सोशल का मैंने दिखा दिया, एक बार हिंदी का भी हम देख लें, अच्छा रहेगा. या इंग्लिश का देख लें, किसी एक लैंग्वेज का भी देखना चाहिए. अब जैसे आप यहां देखिए, हिंदी भाषा इसी में होगी कहीं नीचे, क्योंकि भाषा का समान है तो शायद इंग्लिश में ही दोनों भाषाओं का दिया हुआ है. एक बार इसको देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पर सेम लागू होगा. जैसे प्रिपरेटरी स्टेज में एक करिकुलर गोल है, स्टूडेंट्स डेवलप ओरल लैंग्वेज स्किल्स, जो मौखिक भाषा है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उस आइडियाज को समझने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है और थोड़े से कठिन वाक्यों का प्रयोग करना सीख रहा है. अब इसके लिए क्या हो सकता है कॉम्पिटेंसी? कन्वर्सेस फ्लुएंटली एंड मीनिंगफुली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सके, बातचीत करने में सक्षम हो, अर्थ समझ सके उसका. 1.2 है C, डिस्क्राइब्स एन आउटलाइन फॉर ऑफ द मटेरियल दैट हैज बीन read आउट एंड आंसर्स क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. इसको देख लीजिएगा, अपने अपने विषय में इंप्लीमेंट करके देखिएगा तो धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा कि किस प्रकार के विषय वस्तु पर किस प्रकार का करिकुलर गोल सेट किया गया है. ध्यान रखिएगा ये गोल बदलेगा नहीं, आपको इसी गोल में अपने आप को फ्रेम करना है और इसके बेसिस पर जो कॉम्पिटेंसी का स्तर है उसी को अचीव करना है. इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते. तो इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा. कुछ अन्य बातों को भी हमें देखना चाहिए. एक पीपीटी जो आपके समक्ष पेश किया जा रहा है, एक्शन प्लान ऑन परख 2024 है. अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें क्या विशेष बातें हैं. यदि आप ध्यान से देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में नीचे है, मैंडेट्स द सेटिंग ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख फॉर कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल सर्वेज. एनसीईआरटी के वेबसाइट पर परख का एक विशेष कॉलम है, राज्यवार, जिलावार, स्कूलवार और भारतवर्ष का एक इंटीग्रेटेड डेटा भी उस पर मौजूद है. ईयर वाइज है, इस साल का भी बनेगा जो हम लोग बनाकर इस बार भेजेंगे. पहले यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था, लेकिन अब मैंडेटरी प्रोजेक्ट के तौर पर हर एक विद्यालय में इसको लागू किए जाने का प्रावधान है. तो इन संस्थाओं को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा जो इसमें भाग लेते हैं. महत्वपूर्ण है कि 21.15 लाख बच्चे इसमें असिस्ट हुए, ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9 के लेवल पर. 3 स्तर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा. तीसरा क्लास का बच्चा, छठा क्लास का बच्चा और 9वीं क्लास का बच्चा इसमें असिस्ट हुआ, उसका आकलन किया गया. और नेशनल कवरेज को यदि आप देखेंगे, 86,000 प्लस फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स, 74,000 प्लस ऑब्जर्वर्स, 20 टेस्ट बुकलेट्स, 2.7 लाख प्लस टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स रिस्पॉन्डेड थ्रू क्वेश्चनायर्स. तो इसको जरूर देखिएगा.
सभी यूटीज में, स्टेट में इसको किस प्रकार लागू किया जा रहा है, इसकी चर्चा इसमें है। हम थोड़ा थोड़ा करके आगे चलते हैं। दिल्ली के संदर्भ में देखें तो लैंग्वेज ऑफ सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भाषा का सर्वेक्षण हुआ इसके माध्यम से। 11 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। टोटल नंबर ऑफ टीचर पार्टिसिपेटेड 4199। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बच्चों की संख्या नीचे में है, ग्रेड वाइज सब मिला के 35,000 प्लस बच्चे हैं। 960 से अधिक स्कूल हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यह सब डेटा जरूर ध्यान रखना है, और आने वाले समय में इसी डेटा के बेसिस पर जो उम्मीद की जाएगी वह यह की जाएगी कि आपका डेटा पिछले आधार पर ज्यादा इंप्रूव हो। जैसे इस साल यदि हम रिपोर्ट पेश करते हैं तो अगले साल इससे अच्छी रिपोर्ट की उम्मीद की जाएगी, जो सरकारी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होता है, जिससे हम सभी अवगत हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसमें और एक दो बातों को देख लेते हैं। जहां तहां आप देखेंगे कि कॉम्पिटेंसीज का कोड दिया हुआ है, तो जैसे कि मैंने कहा उस कोड को बिल्कुल ही ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है ग्रेड 3 के मैथमेटिक्स का, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द पैटर्न गिवन बिलो। अगला पैटर्न में क्या आएगा, तो आप देखिएगा कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद हर जगह एक वृत्त आता है, तो वृत्त आएगा। यदि सही टिक हो गया तो देखिएगा उस पर एक येलो लाइट जल रहा है, उस बच्चे को सबसे अधिक मार्क्स मिलेगा। और जब इसका आकलन किया गया तो देखा गया कि ऐसे प्रश्नों में 72.2% बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, इसका भी एक तालिका है, इस तालिके का अवलोकन हमें करना चाहिए, और इसी के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड भी बनता है, जिस रिपोर्ट कार्ड में पूछा जाता है कि आपके विद्यालय या कक्षा के कितने बच्चे इस लेवल में सही जवाब दे पा रहे हैं। यदि हम नेशनल और स्टेट वाइज डेटा को देखें तो हम क्लास 3 में देखेंगे तो लैंग्वेज में नेशनल डेटा है 64%, दिल्ली का डेटा है 62, हम पीछे हैं। मैथमेटिक्स में नेशनल डेटा है 60, दिल्ली है 57 पॉइंट पर, हम पीछे हैं। क्लास 6 की बात करें, लैंग्वेज में नेशनल 57, दिल्ली 60, हम आगे हैं नेशनल से। मैथमेटिक्स में 46, तो हम 47 आगे हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसका संबंध सोशल साइंस से है, नेशनल आंकड़ा है 49% पर, नेशनल आंकड़ा 49 पर, तो हमारा 51 है, हम इस कड़ी में भी आगे हैं। क्लास 9th के लेवल पर बात करें तो सब में हम आगे हैं। इन डेटाज को भी एक बार जरूर देखिएगा। और ग्रेड वाइज जो 10 हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स है उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। और आप देखिएगा कि जब हम फाउंडेशनल ग्रेड की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली कहीं नहीं है, लेकिन जब हम ग्रेड 6 और ग्रेड 9 के बेसिस पर इसको देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि ग्रेड 9 में दिल्ली 5वें नंबर पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहां भी दिल्ली हमें दिख नहीं रहा है। तो आने वाले समय में उम्मीद की जाएगी कि इन स्तरों में भी दिल्ली की एक जगह हो, टॉप 10 में उसका पोजीशन हो। रिपोर्ट कार्ड आपने लगभग देखा है कि किस प्रकार बनता है। अब हम चलते हैं एक अन्य बिंदु पर, आपको रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार भरना चाहिए। डेटास को आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं। यह रिपोर्ट कार्ड लगभग 43 पेजेस का है, एक बच्चे के लिए। सभी बच्चे के लिए इस तरह की एक बुकलेट आएगी, जो एक बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड होगा, उसकी पूरी कुंडली होगी, जिसके बेसिस पर हम अपना डेटा विभाग को फॉरवर्ड करने वाले हैं। उसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। पैरा 1, बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें पहले पेज में नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल भरेंगे, विलेज भरेंगे, बीआरसी, सीआरसी, पिन कोड, टीचर कोड, यूडाइस कोड, अपार आईडी सब फिल हो जाएगा इसमें। जनरल इंफॉर्मेशन के पार्ट में विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस ग्रेड का बच्चा है, 6 का है या 7 का है या 8 का है, क्योंकि हमारे विद्यालय में 6 से ही शुरू होता है। बेसिक डिटेल्स का पेज है, इसे आप खुद से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंस पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक लाइन है लास्ट में, हाउ मेनी टाइम्स द स्टूडेंट हैज फॉलन इल, छात्र या छात्रा कितनी बार बीमार पड़ा है, इसका भी आंकड़ा मांगा गया है। उसके बाद जो माहवार अटेंडेंस है महीने के हिसाब से, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट कितना है, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितना है, और यदि अटेंडेंस लो है तो उसका एक सही कारण भी लिख कर देना पड़ेगा इसमें। यह कारण केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय तक फॉरवर्ड होगा, इसको ध्यान रखना है।
पार्ट ए का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें यहां नाम आ जाएगा। आई लिव विथ माई डैश, इसमें बच्चा भरेगा। वी स्टे एट डैश, अपने बारे में भरेगा कि कहाँ स्टे करता है। आई स्पेंट माई फ्री टाइम डूइंग डैश, तो बच्चा अपने विषय में सोचकर इन कॉलम्स को भरेगा, फिल इन द ब्लैंक्स को भरेगा। माई गोल सेटिंग में जब जाएंगे तो यहां पर लिखा है माई एकेडमिक गोल। दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज, यह लक्ष्य मेरे लिए, पहले तो बच्चा लक्ष्य लिखेगा अपना इसमें, उसका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को लिखने के बाद जितने प्रश्न हैं उसके फिल इन द ब्लैंक्स को भरेगा। ठीक है, दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है। आई विल रीच दिस गोल बाय, कैसे इस गोल तक पहुंच सकता हूं। तो ये बेसिक डिटेल्स, और शिक्षक उनकी मदद भी करेंगे। जो बच्चा सक्षम नहीं है तो यहां उसकी मदद भी की जा सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा, यहां वो जिस स्तर में है वह स्तर को हम यहां से अचीव कर सकते हैं। तो उसको गोल पता है कि गोल पता नहीं है, पता है तो प्राप्त करने का रास्ता पता है कि नहीं पता है, किस स्तर पर है, इस सब का आकलन यहां से होगा। इसको आप भर सकते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ माई एम्बिशन कार्ड है। ऐसे ही हर एक पेज में एक एक कार्ड है, एक एक रिपोर्ट कार्ड है, जिसको आपको भरना है। अपने स्तर से अध्ययन करके इसको देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, पेरेंट टीचर पार्टनरशिप कार्ड है इसमें एक, पेरेंट टीचर पार्टनरशिप कार्ड, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभिभावक से संपर्क करके प्रति बच्चों का यह कार्ड आपको जनरेट करना है। इसमें क्या करना है, बुक्स एंड मैगजीन्स उसके घर पर है कि नहीं, टिक करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। न्यूज़पेपर उसके घर पर आता है कि नहीं, टिक करना है। टॉयज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फोन एंड कंप्यूटर, इंटरनेट, पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम, रिसोर्स फॉर CWSN, इसमें बच्चे के पास घर पर कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है उसका डेटाबेस तैयार करना है। वो डेटाबेस आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई चाइल्ड, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर योर चाइल्ड। माई चाइल्ड सीम्स मोटिवेटेड टू लर्न एंड एंगेज विथ न्यू कंसेप्ट लर्न एट स्कूल। अब इसमें आपका बच्चा किस पर है, हाँ है तो यस, कभी कभी तो समटाइम्स, कभी नहीं तो नो, और यदि श्योर नहीं है तो चौथा वाला। इसको इसमें गोला बनाना है इस पर, या टिक कर देना है इस पर। इस तरह का असेसमेंट है और यह शिक्षक भरेंगे। अब देखिए, यहां पर 3 भाषा का जो फॉर्मूला है, लैंग्वेजेस R1 R2 R3, ठीक है, तो उस पर टिक करना है। मैथमेटिक्स पर, साइंस पर, सोशल साइंस पर कहां सपोर्ट की बच्चे को जरूरत है, या बिल्डिंग सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ रिलायंस, या स्किल गाइडेंस, डिजिटल लिटरेसी, जहां जहां पर सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, उसको टिक करना है। और यह रिपोर्ट कार्ड आपको अपने विद्यालय के इंचार्ज को सबमिट करना है, जो परख के इंचार्ज होंगे, और इंचार्ज इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, वो कड़ी का कार्य करेंगे बीच में। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। अब देखिए, फिर आ गया लैंग्वेज में पहली भाषा, लैंग्वेज 1 में कैरिकुलर गोल्स 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 में कैरिकुलर गोल्स 2। तो इसको थोड़ा देखिएगा, यह सब कैरिकुलर गोल का जो आपको भेजा जाएगा पीपीटी, उसमें कैरिकुलर गोल्स की पूरी व्याख्या है, कॉम्पिटेंसीज की पूरी व्याख्या है। तो ये तो मैंने ऐसे ही एक सैंपल दिया है, किस एक्टिविटी में वो किस सीजी पर है, किस सी पर है, माने कॉम्पिटेंसी पर है, उसको आपको टिक करना पड़ेगा। उसका एक फॉर्मेट आएगा प्रॉपर बना हुआ, उस फॉर्मेट को पढ़कर छात्र का असेसमेंट करके आपको उसको टिक करना है प्रत्येक छात्र के हिसाब से। एक्टिविटी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, अप्रोच ऑफ द एक्टिविटी, इसमें क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, टॉय बेस्ड, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड, एनी अदर, जिस पर छात्र है उसको टिक करना है। एक्टिविटी को यहां लिखना भी है और असेसमेंट क्वेश्चन भी आपको बनाना पड़ेगा, या फिर बनाया हुआ दिया भी जा सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। यह सर्कुलर से पता चल जाएगा कि शिक्षक खुद डिजाइन करेंगे या आपको दिया जाएगा। इसकी एक मैंने प्रीव्यू आपको दिखाई भी है, और इन पीपीटीज में कई एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, जिसको आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, तो आप संभवतः इसे बनाने की स्थिति में रहेंगे, पूरा करने की स्थिति में रहेंगे। अब इस सब के आधार पर करना है असेसमेंट, कि जो लिटरेसी अवेयरनेस का क्वेश्चन है उस पर बच्चा बिगिनर में है कि प्रोफिशिएंट पर है कि एडवांस पर है, गोला लगाना है। और आपको लिखना भी पड़ेगा कि बिगिनर का लेवल क्या हो सकता है। हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अवेयरनेस का प्रश्न अलग बनेगा,
और अवेयरनेस के प्रश्न के बेसिस पर तय होगा कि छात्र तीनों में से किस स्तर में है, बिगनर, प्रोफिशिएंट या एडवांस। उसी तरह से क्या होगा, सेंसिटिविटी वाला प्रश्न भी आप ही बनाएंगे या फिर आपको बना हुआ मिल भी सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। आपको वहां लेवल फाइंड करना है, जैसे मैंने पहले बताया। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातों को यदि आप डाइजेस्ट कर लेते हैं आज, तो आज का सेशन सफल माना जाएगा। अगले सेशन में हम उस 43 पेज को सामने लाएंगे, एक एक पॉइंट्स की व्याख्या करेंगे और बताएंगे भर कर एक बार कि हमें एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड एक्चुअली तैयार कैसे करना है। वैसे आपने 4 पेज तो आज ही तैयार कर लिया, सीख लिया। आगे के पेजेस भी इसी तरह के डाटाज पर आधारित हैं, डेटा पर आधारित हैं। और जो असेसमेंट रूब्रिक है, असेसमेंट रूब्रिक के हिसाब से आपको ग्रेडिंग करते चलना है। लास्ट में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला बता देंगे। उसमें अंतिम रूप से छात्र का ग्रेड कार्ड बन के निकल आता है और वो पूरा ग्रेड कार्ड स्कैन होकर अपलोड होता है, वो एनसीईआरटी तक पहुंचता है, वो शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचता है। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में और परख के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज आधारभूत जानकारी प्राप्त कर ली है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद कि आपने इसे सुनने में इतना समय दिया। सभी को नमस्कार। मैं सेशन के समाप्ति की घोषणा करता हूं।